नमस्कार। गौरव मिश्रा फॉर आईएएस में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था का ये हमारा तीसरा लेक्चर है। पिछले लेक्चर में हमने भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ी थी, जिसमें हमने भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है और वो क्यों है, इसके सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे। उसमें एक पॉइंट रह गया था, अधिक जनसंख्या वृद्धि दर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा एक बचा हुआ था और एक अलग से पॉइंट है, क्योंकि ये तो इसी चीज को दिखाता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। लेकिन एक अलग से विशेषता है भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो है कि हमारी अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। मिश्रित अर्थव्यवस्था होना यह इंडिकेट नहीं करता है कि कोई भी इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है, ठीक है, लेकिन ये हमारी अर्थव्यवस्था की भी ये भी एक विशेषता है, तो इसको भी हम अलग से एक पॉइंट के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये पॉइंट देख लेते हैं कि अधिक जनसंख्या वृद्धि दर। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी देश की जनसंख्या अगर अधिक है तो क्या वो देश अल्प विकसित होगा या विकासशील होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जनसंख्या अधिक होना विकास के चरण में बाधक नहीं होता है, ठीक है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि दर अधिक होना यह विकास में बाधक होता है। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे? इसको समझने के लिए थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन को समझते हैं, जो नॉटेस्टीन और थॉमसन नाम के दो अर्थशास्त्रियों ने दी थी। इस थ्योरी के अनुसार कोई भी देश विकास के क्रम में 3 चरणों से होकर गुजरता है: अल्प विकसित चरण, संक्रमण काल और विकसित चरण। अगर आप इसे नोट कर रहे हैं तो आप इनके बीच में थोड़ा सा गैप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसमें 2 स्टेजेस हमारी मॉडर्न थ्योरी में भी जोड़ दी गई हैं। ठीक है, तो अल्प विकसित चरण में आज से जैसे 100 साल पहले भारत जो अल्प विकसित अर्थव्यवस्था था, तो उस समय क्या था? डेथ रेट क्या था? डेथ रेट ज्यादा था। बर्थ रेट क्या था? वो भी ज्यादा था। और पॉपुलेशन ग्रोथ वो कम थी। ठीक है, क्यों कम थी? क्योंकि डेथ रेट ज्यादा था। ठीक है, अब डेथ रेट ज्यादा था और बर्थ रेट भी ज्यादा था, तो बर्थ रेट ज्यादा क्यों था? डेथ रेट तो इसलिए ज्यादा था क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी। और बर्थ रेट क्यों ज्यादा था? इसका कारण ये नहीं है कि लोग अशिक्षित थे, इसका मेन कारण ये था कि लोगों को ये लगता था कि अगर 10-12 बच्चे पैदा करेंगे तो उसमें से 1-2 तो बच ही जाएंगे। ठीक है, इसलिए बर्थ रेट भी उस समय ज्यादा था। अब जब संक्रमण काल में आते हैं तो संक्रमण काल में हमारा डेथ रेट क्या होगा? ये थोड़ा सा कम होगा। बर्थ रेट ये अभी भी ज्यादा रहेगा और पॉपुलेशन ग्रोथ ये भी ज्यादा ही होगा, क्योंकि हमारा बर्थ रेट तो ज्यादा है और डेथ रेट हमारा कम हो गया है। तो ये जो है ना, हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये ज्यादा रहेगा। इस स्टेज को कहते हैं स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, अब विकसित चरण में क्या होगा? देखिए, विकसित चरण में क्या होगा कि डेथ रेट कम होगा और बर्थ रेट भी कम होगा और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ये भी कम हो जाएगा। अब मॉडर्न थ्योरी में क्या हुआ? तो ये तो हमारी 3 स्टेजेस थी। ठीक है, ये हमारी स्टेज 1 हो गई, ये 2 हो गई और ये स्टेज 3 हो गई। मॉडर्न थ्योरी में क्या हुआ कि स्टेज 1 और 2 के बीच में एक स्टेज और जोड़ दी गई। ठीक है, तो वो स्टेज क्या है कि हमारा जो डेथ रेट है वो क्या है कि अल्प विकसित चरण में ज्यादा है, लेकिन जब हम उससे दूसरी स्टेज में जब मूव करेंगे तो हमारा डेथ रेट कम होना आरंभ होगा, यानी स्टार्ट होगा। और बर्थ रेट तो ज्यादा ही रहेगा और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट भी ज्यादा ही रहेगा। ठीक है, ज्यादा मतलब क्या? ज्यादा मतलब कि हमारा जो ऊपर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो है ना कम था, वो अब बढ़ना शुरू हो जाएगा।
ठीक है, फिर हमारा जो ना थर्ड स्टेज आएगी, ये यहाँ पर हमारी जो मॉडर्न थ्योरी में ये थर्ड स्टेज कहलाएगी। ठीक है, और ये कौन सी हो जाएगी, सेकंड स्टेज। ठीक है, मॉडर्न थ्योरी में ये सेकंड स्टेज नहीं है, ये थर्ड स्टेज है। ठीक है, अब उसके बाद फिर बीच में एक और स्टेज है, वो है फोर्थ स्टेज। फोर्थ स्टेज में क्या है, डेथ रेट तो आपका कम हो गया है और कम ही रहेगा। ठीक है, और आपका जो बर्थ रेट है ये कम होना आरंभ होगा। और यहां पर क्या है, यहां पर देखिए जब हम थर्ड स्टेज में आ गए थे तो स्टेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का हो गया, और फोर्थ स्टेज में क्या होगा कि यहां पर देखिए बर्थ रेट कम होना शुरू हो गया है, डेथ रेट कम है, तो यहां पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कम होना शुरू होगी। ठीक है, और विकसित चरण में हमारा बर्थ रेट, डेथ रेट और पॉपुलेशन ग्रोथ रेट तीनों कम रहेंगे। तो भारत अभी किस स्टेज में है, गेस करिए। भारत अभी इस स्टेज में है। भारत में डेथ रेट कम है, ठीक है, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाएं इंप्रूव हो रही हैं। ठीक है, पहले के मुकाबले कम हो रहा है, और हमारा बर्थ रेट ये कम होना आरंभ हो चुका है, और हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है ये भी कम होना आरंभ हो चुका है। तो ये चीज क्लियर हो गई। तो हमारा जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, लेकिन अभी आरंभ हुआ है कम होना, लेकिन अभी भी हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ रेट ज्यादा है, तो इसीलिए अधिक जनसंख्या वृद्धि दर क्या दर्शा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था या डेवलपिंग इकोनॉमी है। अब भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताओं में एक अन्य विशेषता मैंने बोली थी जो हमें आज डिस्कस करनी है, कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, इसको समझने के लिए हमें आर्थिक प्रणालियों के प्रकार को समझना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए चलिए देख लेते हैं कि हमारे पूरे विश्व में कितने प्रकार की आर्थिक प्रणालियां विभिन्न देशों के अंतर्गत हैं। तो मोटा मोटा विश्व में 4 प्रकार की आर्थिक प्रणालियां हैं। ठीक है, ये टेबल मैं बना रहा हूं, ये टेबल आप भी बना सकते हैं। ठीक है, पहली है पूंजीवादी, फिर दूसरी है समाजवादी, फिर तीसरी है मिश्रित अर्थव्यवस्था, और चौथी है साम्यवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अब इनको समझ लेते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है, और उसके बाद फिर जो है ना इन दोनों का चूंकि मिश्रण जो है ना, इन दोनों की विशेषताएं चूंकि मिक्स्ड इकोनॉमी में होती हैं, तो उसके बाद फिर हम मिक्स्ड इकोनॉमी और कम्युनिस्ट इकोनॉमी को देख लेंगे। ठीक है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र की प्रधानता होती है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। प्रधानता किस क्षेत्र की होती है, निजी क्षेत्र की। देखिए यहां ये चीज ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि अगर वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तो वहां पर वो जो है ना मतलब सिर्फ निजी क्षेत्र ही होगा, वहां पे सार्वजनिक क्षेत्र नहीं होगा। वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र भी होता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, और निजी क्षेत्र जो है उसकी प्रधानता रहती है। और वहीं पर समाजवादी अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता रहेगी, सार्वजनिक क्षेत्र की। ठीक है, इसकी प्रधानता रहेगी। अब उसके बाद सरकारी हस्तक्षेप। सरकारी हस्तक्षेप यहां पर कम होता है। ठीक है, बहुत ही न्यूनतम, इसे ही हम लेसस फेयर का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, कि न्यूनतम सरकारी हस्तक्षेप, तो यहां न्यूनतम लिख दीजिए। ऐसा नहीं कि सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता, सब्सिडी अमेरिका में भी दी जाती है। ठीक है, और वहां पर भी जो है ना कल्याणकारी कार्यक्रम होते हैं, तो वहां पर सब कुछ पूंजीवादी व्यवस्था जो बाजार तंत्र पे ही नहीं निर्भर है। ठीक है, और यहाँ पर जो सोशलिस्ट इकोनॉमी में जो सरकारी हस्तक्षेप होता है ये अधिकतम होता है, क्योंकि निजी क्षेत्र भी होता है। अधिकांश चीजें सार्वजनिक क्षेत्र में होती हैं, निजी क्षेत्र भी होता है, तो निजी क्षेत्र अपने बाजार के हिसाब से काम करता है, और चूंकि अधिकांश चीजें सार्वजनिक क्षेत्र की होती हैं यानी स्टेट ओन्ड होती हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है सरकारी हस्तक्षेप अधिकतम होता है। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि यहाँ पर संसाधनों का आवंटन कैसे होगा। संसाधनों का आवंटन, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन होता है बाजार तंत्र द्वारा। बाजार तंत्र में मांग और पूर्ति
के ऊपर जो है ना संसाधनों का आवंटन होता है। ठीक है, जिस चीज की मांग होगी संसाधनों का आवंटन उसी क्षेत्र में होता है। ठीक है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का आवंटन कैसे होता है? नियोजन के द्वारा या सरकार द्वारा। ठीक है, अब उसके बाद अगला पॉइंट आता है कि उद्देश्य क्या होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है? तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो मुख्य उद्देश्य होता है वो लाभ होता है, और समाजवादी अर्थव्यवस्था में सामाजिक कल्याण। ठीक है, सामाजिक कल्याण। अब उत्पादकता, उत्पादकता पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ज्यादा होती है। ठीक है, क्योंकि देखिए उत्पादकता इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि सरकारी हस्तक्षेप कम होता है। अब सरकार का हस्तक्षेप कम होगा तो आर्थिक गतिविधियां निजी क्षेत्र के अंतर्गत होंगी। तो जो निजी क्षेत्र है वो हमेशा लाभ की भावना से ही कार्य करेगा। ठीक है, और अधिकतम लाभ कमाने की कोशिश करेगा। ठीक है, जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादकता कम होती है। ठीक है, तो यहां पर एक चीज आप समझिए कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अगर लाभ ही मोटो होगा, ठीक है, उत्पादकता भले ही ज्यादा होगी, लेकिन सामाजिक कल्याण यहां पर कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, और यहां पर सामाजिक कल्याण प्रभावी होता है, और यहां पर जो है ना जो उद्देश्य है वो लाभ कमाना नहीं होता है। ठीक है, अब उसके बाद हम देखते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था में। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था में चूंकि दोनों की विशेषताएं हैं तो प्रधानता किसकी होगी? दोनों की होगी। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर भी होगा और प्लस पब्लिक सेक्टर, दोनों की प्रधानता होगी। ठीक है, उसके बाद सरकारी हस्तक्षेप मध्य स्तर का होता है, मध्य स्तर का चयनित। ठीक है, चयनित हस्तक्षेप मतलब जिन आर्थिक गतिविधियों में बाजार तंत्र फेल हो जाता है वहां पर सरकारी हस्तक्षेप होता है। ठीक है, और जहां पर बाजार तंत्र ठीक से काम कर रहा होता है और सामाजिक कल्याण प्रभावित नहीं हो रहा होता है वहां पर जो है ना सरकारी हस्तक्षेप नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जैसे इस चीज को समझ लेते हैं, सरकारी हस्तक्षेप क्यों रखना जरूरी है। देखिए अगर मान लीजिए कि कोई है कंपनी है वो कार बना रही है, एसी बना रही है। ठीक है, अब हमारे देश में भारत में जनसंख्या जो है, जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा गरीब है। अब अगर उसके पास अगर खाने की ही समस्या है तो वो कार और एसी लेकर क्या करेगा? तो गवर्नमेंट उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप करती है जहां पर उसे लगता है कि ये चीजें कल्याण से या लोगों के जीवन स्तर से डायरेक्टली जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अब जैसे इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या है कि बाजार तंत्र है, कृषि में उत्पादकता होती है, तो कृषि में जो प्रोडक्शन है उसमें जो है ना फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा होता है। कभी कीमतें बहुत तेजी से गिर जाती हैं, कभी कीमतें बहुत तेजी से चढ़ जाती हैं। ठीक है, अब इसमें जब कीमतें गिरती हैं तो चूंकि भोजन एक मूलभूत आवश्यकता है, तो इसलिए जो है ना कृषि में गवर्नमेंट ने जो है ना एमएसपी का कॉन्सेप्ट रखा हुआ है। ठीक है, एमएसपी का कॉन्सेप्ट है, फिर सब्सिडी है, गवर्नमेंट सब्सिडी देती है। ठीक है, कि जो कृषि में आगतें हैं उनमें जो है ना उनके जो आगतों में गवर्नमेंट द्वारा सब्सिडी दे दी जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है ना मध्य स्तर का जो है ना इसमें मिक्स्ड इकोनॉमी में हस्तक्षेप होता है। अब उसके बाद यहां पर उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य लाभ और प्लस सामाजिक कल्याण दोनों होता है। ठीक है, उत्पादकता भी होती है क्योंकि जिन क्षेत्रों में बाजार तंत्र है वहां उत्पादकता भी बढ़ी हुई रहती है और प्लस सामाजिक कल्याण भी रहता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी की। ठीक, अब उसके बाद जो कम्युनिस्ट इकोनॉमी है, लोगों का यह सोचना होता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में, सोशलिस्टिक इकोनॉमी में सारी चीजें गवर्नमेंट ओन्ड होती है। नहीं, वहां पर सार्वजनिक क्षेत्र की प्रधानता होती है। ठीक है, जबकि कम्युनिस्ट इकोनॉमी में सब कुछ जो है ना प्रत्येक आर्थिक गतिविधि सार्वजनिक क्षेत्र में ही होता है, यानी कि स्टेट ओन्ड ही होती है सारी आर्थिक गतिविधियां। ठीक है, तो इस हिसाब से कम्युनिस्ट इकोनॉमी में जो है आपका निजी क्षेत्र होता ही नहीं है।
अब जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है आपका, नॉर्थ कोरिया, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अब 1991 के बाद जब हमने एलपीजी मॉडल अपनाया, तो हम, ऐसा नहीं है कि हम अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बन गए, हम अभी भी मिश्रित अर्थव्यवस्था ही हैं। लेकिन पहले 1991 से पहले हमारा जो झुकाव था, हमने जब 1991 में एलपीजी मॉडल लिया, तो हमारा जो झुकाव था 1991 से पहले वो समाजवादी अर्थव्यवस्था की ओर था, ठीक है। अब हमारा झुकाव पूंजीवादी नीतियों की तरफ हो गया है, लेकिन अभी भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी ही हैं, ठीक है। इसको साफ कर लेते हैं जरा। तो ये चीज समझ में आ गई कि कैपिटलिस्टिक, सोशलिस्टिक, मिक्स्ड और कम्युनिस्ट जो आर्थिक प्रणालियां हैं, तो इनमें भारत किसमें है, भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था में, ठीक है। तो ये भारत की अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये चीज आपको क्लियर हो गई, ठीक है। अब चूंकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं पढ़ रहे हैं, तो इसी से एक रिलेटेड टॉपिक है, हमने वहां पर एक पॉइंट पढ़ा था कि कृषि क्षेत्र की प्रधानता, ठीक है। तो कृषि क्षेत्र की प्रधानता जब हमने बताया था, तो हमने उस समय वहां पर बता दिया था, यहाँ फिर से मैं बता दूंगा आपको कि 1950 में आजादी के बाद जो है ना, हमारे कृषि क्षेत्र में का जो है, कृषि क्षेत्र का, उद्योग का और सेवा क्षेत्र का जीडीपी में क्या योगदान था, और वर्तमान में वर्ष 2019-20 में जीडीपी में तीनों क्षेत्रों का, कृषि, उद्योग और सेवा का कितना योगदान है, ठीक है। तो ये मैंने वहां पर बता दिया था। अब उसी से एक रिलेटेड टॉपिक है, तो उसको भी यहाँ कवर कर लेते हैं। अर्थव्यवस्था की संरचना। एक चीज ध्यान रखिए, जैसे ही कुछ शब्द हैं, उन शब्दों का मीनिंग, जैसे ही वो शब्द आपके सामने आए तो आपको तुरंत आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। जैसे पूंजी निर्माण, तो पूंजी निर्माण अगर शब्द आ गया तो आपके दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि निवेश, ठीक है। वैसे ही ये एक शब्द है कि अर्थव्यवस्था की संरचना। तो जब ये शब्द आपके सामने आ रहा है, तो आप तुरंत ये चीज समझ जाइए कि विभिन्न क्षेत्रों का, और वो क्षेत्र कौन कौन से हैं, कृषि, उद्योग और सेवा, इन क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान और रोजगार में योगदान, ठीक है। तो इसे ही हम अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों का जीडीपी में योगदान और एम्प्लॉयमेंट में जो उनका जो कंट्रीब्यूशन है, इसे हम अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। तो हम लेटेस्ट डाटा के हिसाब से, अभी जो इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से हम देख लेते हैं कि विभिन्न क्षेत्रों का जीडीपी में क्या योगदान है। आजादी के बाद ये 60% था, ठीक है। उद्योग क्षेत्र का जीडीपी में योगदान 18% था और सेवा का 20% था, ठीक है। और वर्तमान में जीडीपी में कृषि का 15% है, उद्योग का 29.6 और लगभग 55.4% जो है सेवा क्षेत्र का है। देखिए, ये इतना आपको याद करने की जरूरत नहीं है कि आप इतना पॉइंट वाइज याद करें। ये सारे डाटा जो है ना, किताबों में भी अलग अलग किताबों में अलग अलग दिए हुए हैं, ठीक है। तो आप इसको बस एक लगभग के तौर पर समझ लीजिए, ठीक है। इतना आपको रटने की जरूरत नहीं, बस आपके दिमाग में एक फिगर होना चाहिए कि जब हम आजाद हुए थे उस समय जीडीपी में हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना था, उद्योग का कितना था, सेवा का कितना था लगभग, और अभी हमारा कितना है, ठीक है। अब रोजगार में देख लेते हैं। तो रोजगार में जो है ना, विभिन्न क्षेत्रों का क्या योगदान है। जब हम आजाद हुए थे तो 1950 के आंकड़ों के अनुसार 75% जो हमारा जो वर्क फोर्स था वो कृषि में लगा हुआ था, जबकि 12% उद्योग में और सेवा में 13% हमारा वर्क फोर्स एम्प्लॉयड था, ठीक है। अब वर्ष 2019 और 20 में लगभग 42% जो हमारा वर्क फोर्स है वो कृषि में है, 26% जो है हमारा उद्योग में है और 32% जो है हमारा सेवा में है। देखिए, यहां पर आप देख रहे हैं कि यहां पर जो है ना, जीडीपी में योगदान यहां पर कम हो गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिया था कि जीडीपी में कृषि का योगदान कम होने का मतलब ये नहीं है कि उत्पादन नहीं बढ़ा, उत्पादन बढ़ा, ठीक है। लेकिन रिलेटिवली जो उद्योग क्षेत्र है और वो सेवा क्षेत्र है, उनमें ज्यादा प्रोग्रेस हुई है, ठीक है। तो कृषि में भी विकास हुआ है, लेकिन रिलेटिव जो मतलब कि रिलेटिवली जो है ना, इन दो सेक्टर्स में ज्यादा विकास हो गया है, ठीक है।
और मैंने वहां पिछले लेक्चर में ये भी बता दिया था कि एक विकसित अर्थव्यवस्था में या एक विकासशील अर्थव्यवस्था में जो अच्छा ग्रो कर रही हो उसमें ज्यादा योगदान होना भी नहीं चाहिए। ठीक है, एक मिनट पहले इसको मैं साफ कर देता हूं, ज्यादा वो हो गया है। ठीक है, तो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था कि एक विकसित या विकास जो एक अच्छा परफॉर्म कर रही इकोनॉमी है उसमें जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान निरंतर घटते जाना चाहिए। ठीक है, और जबकि उद्योग और सेवा क्षेत्र का बढ़ते जाना चाहिए। ठीक है, सेम यहाँ पर भी 42% अभी भी हमारे वर्कफोर्स का लगभग आधे से थोड़ा ही कम है जो अभी भी कृषि में है, जबकि ये एक विकसित अर्थव्यवस्था में 5 से मैक्सिमम 5 से 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अमेरिका जैसी जो फ्रांस जैसी जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं हैं वहां पर भी 2 या 3% जो है 2 या 3% वर्कफोर्स ही जो है ना कृषि में लगी हुई है। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई। तो हम अभी प्रगति कर रहे हैं। अभी जो 2000 पिछले वर्ष के जो आंकड़े थे उसमें करीब 46% था कृषि में योगदान। अभी इस साल के आंकड़ों में 4% की कमी आई है। ठीक है, उद्योग सेवा क्षेत्र में भी 26% हो गया है, जबकि पिछले वर्ष जो है ना करीब 29% के आसपास था। और सेवा क्षेत्र में भी करीब 29% के आसपास 29% के आसपास था जो 32% हो गया। सॉरी, यहाँ पर मैंने गलत बताया, 24% के आसपास था पिछले साल, 24% के आसपास था जो अब 26%, यानी कि उद्योग में जो वर्कफोर्स ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है, 2% ज्यादा इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, और इसमें भी 3% की पिछले साल के मुकाबले जो है एम्प्लॉयमेंट में बढ़त हुई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। तो अब हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। डाटास के साथ आपको इतने सारे आंकड़े नहीं याद रखने, लेकिन आपके दिमाग में एक रफ आइडिया होना चाहिए। ठीक है, अब अगली क्लास में जो हमारा है भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आने वाले सामाजिक और आर्थिक मुद्दे, इनको हम कवर करेंगे। जो पिछला था, जो भी बचा हुआ था, वो मैंने आज सारा कवर कर दिया। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।